Good evening, everyone. I'm Athar Vijayavargya, and I scored 586 out of 720 in NEET 2025. And I got an All India rank of 2626, 200, 2600 basically. And I'm currently pursuing MBBS. I'm in first year here at SMS Medical College, Jaipur. मतलब साथ में पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि 12 बोर्ड्स के साथ मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना। मतलब बोर्ड्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बोर्ड्स पे ही फ़ोकस हो जाओ। कोई थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ना कुछ दिन के 30 क्वेश्चन ही करो। बायोलॉजी के कर लो पर करना बहुत नेसेसरी है। अगर मैं बोर्ड्स के अलावा बात करूँ तो मैंने इस नवंबर-दिसंबर में आते-आते थोड़ा-थोड़ा बोर्ड्स का पढ़ना शुरू किया था बट द मेन टारगेट वाज़ गिविंग मॉक टेस्ट नीट के लिए। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे-जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, तो मॉक टेस्ट देना शुरू करो। बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की इतनी नीड नहीं है। नीड एक्चुअल में है तो वो मॉक टेस्ट देने की ही है। मैंने एंडिंग में आते-आते ऑलमोस्ट अप्रैल में या मतलब जनवरी में एंड फरवरी की स्टार्टिंग में और एक बार बोर्ड्स फिनिश होने के बाद अप्रैल में आते-आते ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट दिया है। तो दैट रियली हेल्प्स मतलब अगर पढ़ने की इच्छा नहीं भी हो रही है कई बार तो अगर तुम एक मॉक टेस्ट दे लेते हो और उसको रिवाइज़ कर लेते हो, तो दैट ऑल्सो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है वो। क्योंकि कई बार ऐसे दिन होते हैं जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो वो करना ज़रूरी है। जानना हो तो मेरा डेली रूटीन मोस्टली ये रहता था कि कोचिंग के टाइम पे तो मेरी कोचिंग दिन में होती थी, तो 2 घंटे सुबह पढ़ के जाता था और 2 घंटे शाम को पढ़ता था। रात को आने के बाद 10 से 12 मतलब कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी 4 टू 6 आवर्स हो तो बढ़िया रहती है। 6 आवर्स इज़ द ऑप्टिमल मतलब 6 आवर्स हो तो बहुत अच्छी रहती है। पर मतलब मेरा टाइम नहीं निकल पाता है इतना, तो मेरा 4 टू 6 रहता था मोस्टली, तो वो सही रहेगा। बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि कोचिंग के साथ मतलब जिस दिन तुम्हारी जो क्लास हुई, उसी दिन आके उसको रिवाइज़ अच्छे से कर लो। मतलब जो टॉपिक आज पढ़ा है, उसको आज ही एक बार रिवाइज़ कर लेना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ताकि मतलब क्योंकि 2 दिन बाद पढ़ोगे, संडे को पढ़ोगे, हफ्ते भर बाद पढ़ोगे, तो जब तक वो इतना मतलब फिक्स रहता नहीं मेमोरी में, वॉलेटाइल रहता है। तो उसका मतलब बेसिकली जो तुमने कोचिंग में मेहनत करी है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। यार बिकॉज़ अब फाइनल मंथ्स आने लगे हैं नीट के लिए, थोड़ा-सा ही टाइम बचा है, 3 महीने 4 महीने बच रहे हैं ऑलमोस्ट 4 महीने लगभग। तो मतलब रिविज़न टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी इस टाइम पे वो है मॉक टेस्ट देना। तुम्हें रिविज़न भी तुम्हारा टेस्ट देने के साथ-साथ ही होएगा। तुम्हें टेस्ट दो, तुम्हें जो टॉपिक्स उसमें गलत हो रहे हैं या तो रिपिटिटिवली गलत हो रहे हैं या फिर कोई नया क्वेश्चन भी गलत हुआ है उस टॉपिक का या तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि यार ये नया टॉपिक है जो मेरे को नहीं आता। तो उसको रिवाइज़ करो अगले टेस्ट से पहले, उसको कंप्लीट करो। तो इसके साथ तुम्हारा मतलब टेस्ट टू टेस्ट रिविज़न होता जाएगा और टॉपिक्स पे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएँगे। एंडिंग में ऐसा नहीं रहेगा कि यार मेरे को ये वाले चैप्टर में ये वाला पार्ट नहीं आता, वो वाले चैप्टर में वो वाला पार्ट नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन्स जो तुम्हें नहीं आता होगा, वो वाले क्वेश्चन्स गलत होंगे और उनको तुम एक बार आके रिवाइज़ कर लोगे, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी-सी और, तो वो बेसिकली वो वाला पार्ट जो तुम्हें नहीं आता था, वो तुम्हें आ जाएगा। तो जो तुम्हें एक क्वेश्चन सही और करने की एबिलिटी देगा। तो रिविज़न का सबसे मेन तरीका तो यही है कि मॉक टेस्ट देके उसमें जो टॉपिक समझ में आ रहा है कि यार अपन का ये वीक है, वो वीक है, उसको रिवाइज़ करना। एंड उसके अलावा कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अपन को खुद को पहले से पता होते हैं कि यार यार मेरा ये वीक है या मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो उसके लिए अलग से थोड़ा टाइम निकाल के एक साथ निकालना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। तो थोड़ा-सा दिनों में ब्रेक करके कि यार 1 घंटा ए 3-4 दिन के लिए मैंने ये वाला टॉपिक किया एंड इसको कंप्लीट करके रख दिया। तो वो सही रहेगा। एंड एंडिंग में आते-आते तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारा सिलेबस है, 2 साल का सिलेबस 1 महीने, 2 महीने में कैसे रिवाइज़ करूँगा सारा। तो ट्रस्ट मी अगर तुमने मतलब पढ़ाई करी है, तुम रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बाय डिफ़ॉल्ट मसल मेमोरी में या जो भी कहो उसको उसमें आ चुकी है। तो बेसिक चीज़ें तुम्हें सारी आती हैं। अब टाइम जो है वो करने का है कि जो चीज़ें या तो बार-बार पूछी जाती हैं या तुम्हारी बार-बार गलत हो रही है, तो उनको सही करना है और रिविज़न ऐसे ही होगा। तुम वापस से अपने 2 साल के नोट्स लेके नहीं बैठ सकते कि या किताबें लेके स्टार्टिंग से नहीं बैठ सकते कि यार मैं 2 महीने में पूरे 2 साल के नोट्स वापस से रिवाइज़ कर लूँ। वो तो थोड़ा टफ है।
एंड एक डेली रूटीन सेट करना भी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब बहुत क्रूशियल है। थोड़ा-सा अगर तुम्हारा रूटीन सेट रहता है तो अ, ऐसा नहीं रहता कि कोई दिन पूरा ही वेस्ट हो गया या कोई दिन तुमने ज़्यादा ही पढ़ लिया, तुम एग्ज़ॉस्ट हो गए। रूटीन सेट करना इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। मेरा मोस्टली ये रहता था कि मेरी कोचिंग दिन में होती थी। 1 ओ क्लॉक से, मतलब 2 ओ क्लॉक से क्लासेस शुरू होती थी, तो 2 टू 8 रहता था। तो मेरी 6 आवर्स की कोचिंग क्लासेस होती थी और उसके अलावा मेरा मोस्टली मैं मॉर्निंग में 2 घंटे मोस्टली 10 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक मॉर्निंग में एंड सेम नाइट में 10 टू 12 सुबह और शाम 4 घंटे निकाल पाता था। रिकमेंडेड 6 घंटे है, 6 घंटे निकालना बेटर रहता है, पर मेरे 4 निकलते थे। पर उन 4 घंटे में अच्छे से फ़ोकस होके एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पढ़ोगे तो 4 घंटे में भी हो जाता है। एंड मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अ, अगर 11th में हो, 12th की स्टार्टिंग में हो, तो थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना अलाउड है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए इनफैक्ट कि क्या सूट हो रहा है। बट मोस्टली मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो बायो ही कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि बायो का ही ऐसा पेपर है जो तुम्हारा लिए सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल आएगा, जो तुमने पढ़ा है, उसी में से आएगा सबसे ज़्यादा। तो एंड हाल्फ द पेपर है। तो अगर तुम्हारे स्टार्टिंग के ही हाफ एन आवर में, 45 मिनट्स में अगर इतना ज़्यादा पेपर का चंक हो जाता है, तो तुम मेंटली फ्री हो जाते हो। एंड मोस्टली क्योंकि बायो के क्वेश्चन्स अपन को आ रहे होते हैं, तो उससे टेम्पो बिल्ड अच्छा होता है एंड अपन फिज़िक्स, केमिस्ट्री में अच्छे से जा पाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि पहले बायो अटेम्प्ट करो एंड उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री का ऑर्डर तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कि तुम्हें पहले क्या सूट करता है। मैं मोस्टली ये करता था कि पहले बायो अटेम्प्ट करके देन, क्योंकि स्टार्टिंग में दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश रहता है, तो बायो अटेम्प्ट करने के साथ-साथ के बाद ही मतलब अ, फिज़िक्स से कुछ क्वेश्चन्स कर लेता था, 10-15 क्वेश्चन्स फिज़िक्स के हो जाते थे एंड तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे आता था, ताकि फिज़िक्स में स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं हो, पर 10-15 क्वेश्चन्स करने से रहता था कि तुम्हें एक थोड़ा पेपर होल रखा होता था फिज़िक्स का एंड तुम्हें आइडिया लग जाता था कि फिज़िक्स कैसी आई है, कि मेरे को एंडिंग में फिज़िक्स को कितना टाइम देना पड़ेगा। तो वो बेटर रहता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करके देन आई यूज्ड टू गो बैक टू फिज़िक्स, फिर जो भी क्वेश्चन बच रहे रहते थे, उनको पूरा टाइम देके जितना होता था, वो कंप्लीट करता था। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि बायो पहले करी जाए एंड नीट 2025 के पेपर के हिसाब को भी देखें, तो जो पहले फिज़िक्स में अगर आप अटक गए तो वो थोड़ा डिज़ास्टरस था। तो बायो अटेम्प्ट करना पहले रिकमेंडेड है। अगर तुम्हें 12th के साथ नीट निकालना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि क्लास में अच्छे से फ़ोकस रखना है। क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, 11th एंड 12th में जो पढ़ाया जा रहा है, वो अभी ही पढ़ो। तुम मतलब जो अभी पढ़ोगे वो, मतलब अगर जो तुम नहीं पढ़ रहे, वो ही तुम्हें नेक्स्ट ईयर वापस से पढ़ना है। तो इससे अच्छा बेटर है कि अभी ही पढ़ लो, बिकॉज़ ड्रॉप ईयर काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है एंड मतलब ड्रॉप ईयर के स्ट्रेस के बारे में सोच कर ही थोड़ा-सा 12th में पढ़ने का भी मोटिवेशन आ जाता है। तो 12th में ही तुम्हारा नीट निकल जाए तो इट्स वे बेटर। मैं नहीं कह रहा कि ड्रॉप ईयर में निकालना नहीं रहता है या ड्रॉप ईयर्स खराब होते हैं, मतलब पर थोड़ा-सा एक स्ट्रेस रहता है ड्रॉप ईयर्स में। तो इसलिए 12th के साथ अगर तुम पूरी जी-जान लगा दो तो वो ही ज़्यादा बेटर है। 1 साल और क्यों करना चाहते हो? एंड ऑल्सो तुम्हें रिविज़न के लिए सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच रखना इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट। अ, रिविज़न में सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच, अगर इसको सब्जेक्ट वाइज़ ही बोलूँ तो बायोलॉजी में आई वुड से प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज़, बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो और उसमें जो वन लाइनर्स गलत हो रहे हैं या कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स गलत हो रहे हैं, तो उनका एनसीईआरटी से रिवाइज़ करो। एनसीईआरटी पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं उससे, पर अगर एनसीईआरटी के तुम्हें फैक्ट्स याद हो गए हैं, तो मेबी मतलब बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बार-बार पढ़ने से बेटर है कि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो। तो उससे तुम्हें कई हिडन स्टेटमेंट्स या ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो तुम्हारे नोटिस में नहीं आई थी एनसीईआरटी में। तो सब बायोलॉजी में बेसिकली मतलब एमसीक्यूज़ एंड एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देन अगर
इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में तो मैं बोलूँगा एंडिंग में आते-आते तो यू शुड प्रैक्टिस ओनली 2 थिंग्स दैट आर क्वेश्चंस एंड क्लास के नोट्स। क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। क्लास नोट्स को रिवाइज़ करना है। 3-4 महीने हैं तो जो मेजर चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया या कैपेसिटर्स हो गया, मैग्नेटिज़्म वाले जो ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनको तुम इधर-उधर के सोर्सेज़ से ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे। इनके लिए बेस्ट है कि तुम नोट्स से ही पढ़ो। वेव्स वगैरह हो गया, तो क्लास नोट्स फिज़िक्स के लिए क्लास नोट्स आर एंड सेम गोज़ विथ फिज़िकल केमिस्ट्री एज़ वेल, क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन्स है, दे आर क्वाइट सेट, मतलब वो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं बहुत सारे। तो तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स गलत हो जाएँ। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास नोट्स रिवाइज़ करो बार-बार एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर सब्जेक्ट में करनी है, दैट्स अ नो ब्रेनर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास नोट्स फिजिक्स में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में, बिकॉज़ इनमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होती। थ्योरी के हिसाब से तुम एनसीईआरटी के एंड्स में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर या समरी दे रखी है, उनको रीड कर सकते हो। उनसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स में मिल रहे हो, उनको ध्यान में रख सकते हो, बट नोट्स के क्वेश्चंस गलत ना हो, ये अपना मेन मोटो रहना चाहिए लास्ट के रिविजन में, कि नोट्स के क्वेश्चंस पेपर में आ जाएँ तो वो गलत नहीं होने चाहिए। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, एज़ फार एज़ इनऑर्गेनिक गोज़, तो तुम्हें जो उसके सेट ऑर्डर्स हैं, जो उसके इंक्रीज़िंग ऑर्डर्स, डिक्रीज़िंग ऑर्डर्स हैं, उनको याद रखना तो इट्स इम्पोर्टेंट। वो मोस्टली वो भी चीज़ें नोट्स में कवर हो ही जाती हैं, बट नोट्स के साथ-साथ इनऑर्गेनिक में व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना, बिकॉज़ इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इज़ अ गोल्ड माइन, उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन्स आते हैं और जो अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं इनऑर्गेनिक में, वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए रिविज़न में मैं बोलूँगा इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी ही रिवाइज़ करो। स्पेशली 12th वाली एनसीईआरटी इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। उसमें तुम्हारा डीएनएफ ब्लॉक हो गया या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, तो ये दोनों की एनसीईआरटी तो एकदम अच्छे से आनी ही चाहिए। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस से हेल्प मिलती है, तुम बार-बार कुछ ऑर्डर्स के क्वेश्चन करोगे तो दैट हेल्प्स। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ एन मतलब इट्स आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो उसके रिएक्शंस प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है। मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, तुम एक के बाद एक प्रोडक्ट्स बनाते हो, वो अच्छा लगता है। तो उसका रिवीजन का तरीका तुम्हें यही होना चाहिए, तो तुम्हारे मल्टी स्टेप क्वेश्चंस होंगे या जो तुमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होंगे, उन्हीं को रिवाइज़ करो एंड जो रिएक्शंस हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं या तुम्हारे नोट्स वगैरह में लिखवाई होंगी, उनको रिवाइज़ करना इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। मतलब एंडिंग में तुम्हारा यही मोटो होना चाहिए कि नोट्स के क्वेश्चंस गलत नहीं हो, कि जो तुम्हें क्लास में नोट्स में लिखवाया गया है या जो सबसे तुम्हारा बेसिक रिसोर्स है पढ़ने का, उसके आए हुए क्वेश्चंस गलत होंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नोट्स से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके अलावा एनसीईआरटी को तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है ही, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में, स्पेशली 12th की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th की एनसीईआरटी थोड़ी-सी कंसेप्चुअल है, उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ही समझाए गए हैं, तो उसमें से डायरेक्ट लाइन वाले क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट एक बार देखना ज़रूरी है वो भी। एंड डेली स्टडी आवर्स मेंटेन करने ही हैं वो तो, मतलब डेली स्टडी आवर्स मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा एक भी दिन वेस्ट हो जाए कि तुमने कुछ भी नहीं करा उसमें। तुम्हें पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो गो विथ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लो, बायोलॉजी के कर लो। क्वेश्चन मतलब पर होना चाहिए कि टेम्पो बिगड़ना नहीं चाहिए। एवरीडे पढ़ाई होनी चाहिए साथ में। एंड स्टडी आवर्स पे फ़ोकस करने से बेटर है कि तुम स्टडी के कंटेंट पे फ़ोकस करो, कि तुमने अगर ये 3 टॉपिक सोचे हैं, तो तुमने 2 घंटे सोचे थे, पर अगर तुम्हारे डेढ़ घंटे में हो गया तो वेल एंड गुड, तुम आधा घंटा एन्जॉय कर सकते हो, डज़न्ट मैटर। और अगर तुमने ये 3 टॉपिक सोचे थे, 2 की जगह ढाई घंटे ले रहे हैं, तो आधा घंटा देना बनता है उन टॉपिक्स को। तो आवर्स पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। मैंने प्रिपरेशन ऑफ़लाइन मोड में ही करी थी, 11th एंड 12th बोथ, एलन कोटा से। मैं समुन्नत बिल्डिंग में था, दी ओजी बिल्डिंग। सो या बिकॉज़ मेरे को लगता है यार ऑफ़लाइन कोचिंग अटेंड करना मेरे ओपिनियन में बेटर है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे आस-पास तुम्हारे पीयर्स मिलते हैं, जो भी तुम साथ में पढ़ रहे हो, सामने तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने ही है, जो तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा है। तो उससे एक थोड़ी सीरियसनेस आती है। ऑनलाइन मोड में थोड़ा-सा इसका डेंजर ये रहता है कि तुम डाइवर्ट हो जाओ, थोड़ा ड्रिफ्ट अवे हो जाओ, लेक्चर देखना था पर रील्स स्क्रॉल करने लग गए या यूट्यूब वीडियो देखने लग गए।
तो वो रहता है मतलब तुम्हें ऑफलाइन मोड में टीचर्स का सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब एक्चुअल फिज़िकली टीचर्स तुम्हारे पास रहते हैं जो तुम्हें डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं rather than an ऑनलाइन मोड। बट आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने ऑनलाइन मोड से भी करी है प्रिपरेशन एंड उनकी भी काफ़ी अच्छी रैंक्स आई है, ट्रिपल डिजिट रैंक्स भी है कई की, तो अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो देन ऑनलाइन में भी कोई इश्यू नहीं है। यार 25 लाख स्टूडेंट्स ये मतलब सोचना क्यों है? यू हैव टू थिंक कि लेट्स से अगर 10,000 सीट्स है टॉप तो तुम्हें 1 सीट लेनी है। तो वो ही सोचो, तुम्हें ये क्यों सोचना है कि बाकी के 25 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम ये देखो कि तुम कितना कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो जिस लेवल की तुमने पढ़ाई करी है, जिस लेवल की मेहनत करी है, वो वाले उस लेवल का रिज़ल्ट तुम्हें आ जाएगा, वो डेफ़िनिटली आएगा। तो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लोग हैं, क्या है, इट डज़न्ट मैटर। आई वुड से नीट 2025 का पेपर थोड़ा-सा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। जितने मार्क्स आए हैं, उस सबके मतलब 200 मार्क्स 100 से 200 मार्क्स सबके कम आए, जितने आने चाहिए थे या मतलब एब्सोल्यूट मार्क्स की वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी। तो अ, बेटर ये है कि यार मार्क्स के पीछे मत ही जाओ बिकॉज़ अगर तुम 2024 के हिसाब से देखो, तो जो मेरे मार्क्स आए उसमें तो मेरी रैंक कहाँ ही आनी थी। मतलब द पॉइंट इज़ कि तुम्हें मार्क्स या फिर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स या उस पे फ़ोकस करने की बजाय तुम्हारा सोल फ़ोकस होना चाहिए कि सब मेरे को आज क्या कंप्लीट करना है कि यार मैंने 4 टॉपिक कि मेरा अच्छा गोल है ये 4 टॉपिक और मैं ये 4 टॉपिक मैंने कर दिए दैट्स इट आई एम डन। उसके अलावा इधर-उधर की बातें सोचने से ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता। मतलब उन 4 टॉपिक्स को दिन में बिज़ी रहो तो ज़्यादा सोचने में आएँगी भी नहीं चीज़ें। तब थोड़ा-सा रहता है मार्क्स से मोटिवेशन मिलता है बट आई वुड से कि अ, कंटेंट पे फ़ोकस करो, कंटेंट कंप्लीट करने पे फ़ोकस करो बिकॉज़ बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे लास्ट के मॉक टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो अ, एक टेस्ट में 696 आए मतलब 2024 के नीट के बेसिस पे जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे। तो एक में 696 आए, एक में 636 आए, किसी में बायोलॉजी में मेरे 345 हाँ 345, 355 आ रहे हैं, किसी में मेरे 305 आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं या मेरे को कुछ आता नहीं है इसमें। इसका मतलब जस्ट यही कि यार वो वाला पेपर खराब था या मतलब मेरा खराब हुआ वाला पेपर एंड बेटर ये रहेगा कि कंटेंट पे फ़ोकस किया जाए कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है एंड क्या मैं ये अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ। सुपरफिशियली कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें डिटेल्ड उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। नाउ इट्स द टाइम कि तुम मॉक टेस्ट पे फ़ोकस रखो। मॉक टेस्ट बहुत मतलब जितने दे सकते हो उतने दो। मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दिए थे। स्पेशली अभी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में। देन बोर्ड्स के टाइम पे इतना नहीं दिया था, बोर्ड्स के टाइम पे आई वाज़ अल्टरनेट डे एंड समटाइम्स एक साथ भी काफ़ी दिए थे कि आज भी दिया, कल भी दिया, फिर एक और दिया। तो ऐसा भी किया है। तो मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड मॉक टेस्ट सिर्फ देना इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट को रिवाइज़ करना या उससे रिविज़न करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब तुम 6 की जगह 2 मॉक टेस्ट दो या 3 मॉक टेस्ट दो, पर बेटर है कि जो तुमने मॉक टेस्ट दिया है, वो अच्छे से तुम्हारा उसका उसका एनालिसिस अच्छे से हो जाए तुम्हारा। कि तुमने 3 मॉक टेस्ट दिए, पर 3 का एनालिसिस ऐसा है कि अब मेरे को इसमें हर क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक आता है, मुझे पता है कि मैंने क्या गलती करी है। बिकॉज़ अगर तुम मॉक टेस्ट देके छोड़ दिया तुमने एंड उसको रिवाइज़ नहीं किया, तो मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। तुम्हारे वो 3 घंटे वेस्ट गए, तुमने जो आता था वही वापस कर दिया है, तुमने कुछ नया नहीं सीखा, तुम्हारा तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। एंड एज़ फार एज़ स्किपिंग एनीथिंग गोज़ तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि यार स्किप किसी भी चीज़ को मत करो। सब कुछ पढ़ मतलब एटलीस्ट जो टफ चीज़ें हैं या जो थोड़ी-सी छूट रही हैं, उनको भी ऐसे तो करके जाओ कि तुम्हारा बेसिक तो तुम्हें आता हो कि अगर कोई डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया या कोई सिंपल फैक्ट ही पूछ लिया, तो वो वाले क्वेश्चन्स तुम्हारे सही हो जाए। अब बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो अ, वो ठीक है अपन ने उतना नहीं पढ़ा और बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा वो क्वेश्चन। पर बेसिक क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं हो यार। तो एडवाइस ये रहेगी कि छोड़ के कुछ नहीं जाना, पढ़ के सब कुछ जाना है बिकॉज़ तुम सब कुछ पढ़ने का टारगेट रखोगे तब जाके तुम उस लेवल पे पहुँच पाओगे कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। क्योंकि सब कुछ तो मतलब कोई भी नहीं पढ़ सकता एंडिंग में।
यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हर एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन अच्छे से पढ़ के गए हो, पर सिंसियरली मतलब 2 साल अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा कवर। हुँ। पर आई गेस अब सेशन को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है एंड आई वुड से अगर मतलब अगर तुम्हें रेगुलर गाइडेंस के लिए तुम नीट यूजी सक्सेस स्टोरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहो। इस पे रेगुलरली पॉडकास्ट अपलोड होते रहते हैं। मेरी तरह ही बाकी जो स्टूडेंट्स हैं एसएमएस में जिन्होंने नीट को काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक किया है एंड इनफैक्ट मेरे सीनियर्स भी हैं, उनके भी पॉडकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं चैनल पे एंड आगे भी होते रहेंगे। तो नीट यूजी सक्सेस स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल मेरे से पर्सनल सेशन चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड तुम अगर चाहते हो कि नीट की जर्नी थ्रू आउट द मतलब नीट 2026 तक में मेरी मेंटरशिप चाहिए तो उसका लिंक भी इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट।